सिर्फ सच। नमस्कार, त्रिकाल के विशेष शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक वैभव सिंह। वैभव सिंह की पहचान है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें उन्होंने मांग की थी कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण देने की बात मंडल आयोग ने की थी, उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार 14% आरक्षण दे रही है। ये उस याचिका के विसिल ब्लोअर है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच पर एक याचिका के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के जातिगत जनगणना के आधार पर की गई गणना का जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसके आधार पर एक चौंकाना वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 50% से कुछ ज़्यादा है। सामान्य वर्ग 13.21% के आसपास है और 21% से कुछ ज़्यादा SC/ST की आबादी है। इस आधार पर अब आरक्षण को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो गया। यह लगभग वही स्थिति है जो मंडल कमीशन के लागू होने के बाद उत्पन्न हुई थी। एक वर्ग यह भी बात करता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। दूसरा बार ये भी कहा जाता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए। कुछ लोग यानी जो बहुतायत लोग जो आरक्षण का समर्थक हैं, वो कहते हैं कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैभव सिंह जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं ओबीसी के, 1842 में एक क्रांति हुई थी और वह क्रांति बुंदेलखंड में हुई थी। इसको लेकर भी उन्होंने एक विशेष मुहिम चलाई थी और इसका असर ये हुआ कि 1842 की क्रांति राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं वैभव सिंह से। तो मैं इनसे एक जानना चाहता हूं कि जब आपने पहली बार ओबीसी के लिए मांग उठाई थी, 27% आरक्षण को लेकर आप गए थे, तब आपके मन में यह धारणा थी क्या ओबीसी के जो लोग हैं मध्य प्रदेश में 50% हैं और उनके हक के लिए आपने क्या मांग चाही थी, सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते थे आप? मेरा जो मानना है, 2014 में मैंने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसमें हमने इस बात की मांग की थी, याचिका अभी भी लंबित है, कि हमारा जो यहाँ पर 14% आरक्षण दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, इट शुड बी 27%, जो कि इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसको पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में फॉलो नहीं किया गया। मध्य प्रदेश पूरे देश का इकलौता राज्य है जहाँ पर 14% आरक्षण दे रहे थे, परंतु 14 में भी 14 नहीं मिल रहा था, वो दैट वाज राउंड अबाउट 4%, 4% आरक्षण हमको मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा था। और इसलिए मैं सर्वप्रथम 2014 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने गया। मेरे साथ एडवोकेट रामेश्वर जी थे और वहाँ पर हमारे जो अधिवक्ता हैं वरुण ठाकुर, उन्होंने वो याचिका लगाई थी। देखिए, मध्य प्रदेश में यदि 4% आरक्षण मिल रहा है, तो अब यदि 50% उनकी आबादी सामने आ गई, तो अब इसको नए आंकड़े के हिसाब से अब आपकी मांग क्या है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, हमारा शुरू से जो हम लोग ने आंदोलन किया और ओबीसी महासभा के अंतर्गत हमारा आंदोलन चला, भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक 137 दिन का धरना जो है हमारे संगठन द्वारा दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मैं ही था और हमारे सब साथी थे। उसमें हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो हमारी संख्या है, नाउ इट इज़ 51% आ रही है, 50.09% सरकार ने बोला है। तो हमको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, प्राइवेट सेक्टर और बजट, ये हमारी प्रमुख मांग है कि इनमें हमको हमारी 50 या 51% भागीदारी पिछड़ा वर्ग की होना चाहिए। हमारी नगरीय निकायों में आप देखिए, आप अभी पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, 52 ज़िले हैं, मात्र एक ज़िले में ओबीसी का कलेक्टर है और बाकी जितने 51 ज़िले हैं वहाँ पर ओबीसी के कलेक्टर्स ही नहीं है, जबकि हमारे यहाँ 26 एटलीस्ट कलेक्टर्स होना चाहिए, SP इतने होना चाहिए। तो ये एक आंकड़ा है। 50% हमारा जो फिगर है, जो अब शासकीय तौर पे आ चुका है, तो 50% भागीदारी हमारी सुनिश्चित होना चाहिए हर फील्ड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% आबादी यदि ओबीसी की होगी तो 21% अनुसूचित जनजाति के लिए होगी। तो क्या 14% आबादी जो सामान्य वर्ग के लोगों की, तो क्या उनके लिए आरक्षण सिर्फ 14% ही रह जाएगा? यह आपकी मांग है? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो अनारक्षित वर्ग के लिए रिजर्वेशन किया गया है वह 10% सरकार ने किया है, बिना कोई उनकी जनगणना किए। उनकी भी जनगणना होना चाहिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है और वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर यूनियन है। तो इस हिसाब से जो SC वर्ग है, ST है एंड OBC
प्लस जो अनारक्षित वर्ग है, जिसको हम सामान्य वर्ग अपनी भाषा में बोलते हैं, इनके लिए भी जो उनकी संख्या है, वो 14 है, 20 है, 15 है, 18 है, जो भी है, उनका एक फिगर आने के बाद वह आरक्षण या वह जब भागीदारी उनकी सुनिश्चित होना चाहिए, वो भी हर फील्ड में होना चाहिए। लेकिन एक तबका ये भी बात करता है कि आर्थिक आधार पर भी जनगणना होना चाहिए और आर्थिक आधार पर भी संरक्षण हो, जात को हटाकर आर्थिक जनगणना आगे आना चाहिए। तो इससे आप कितना सहमत हैं? मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि भारत में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो जातिगत चली हैं। आर्थिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन जातिगत आधार पर होता है। आप गांव में जाइए, शहरी क्षेत्र में तो अब ये चीज़ कम हो गई है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में और 99% भारत में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जातिगत आधार पे है। आप कितने भी आर्थिक रूप से संपन्न हैं, परंतु आप अगर एससी या एसटी या ओबीसी के निचले वर्ग जातियों में आते हैं तो आपको समाज में वह सम्मान नहीं मिलता है। तो आर्थिक आधार कोई कारण ही नहीं है वर्तमान में। जब समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगा तो एक दौर आएगा आज से 50-100 साल 150 साल बाद कि जब वो आर्थिक आधार पर विषय खड़ा होगा। परंतु वर्तमान में भारत में हमारा जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हमारा निचली जातियों का जो अपमान होता है, वह आर्थिक के कारणों से नहीं हो रहा है, वो जातिगत कारणों से हो रहा है। और उनको जो उठने के जो समान अवसर नहीं मिले हैं समाज में, वह जातिगत कारणों से नहीं मिले हैं, आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है। देखिए, जब 1979 में मंडल आयोग बनाया गया, सांसद बीपी मंडल को इसका प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने भी अपनी सिफारिश में ये कहा था कि 27% ओबीसी की आबादी है, इसलिए 27% मिलना चाहिए। इसी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गईं और ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग राज्यों ने कभी कोई परिभाषित किया, तमिलनाडु ने आरक्षण करते 64% कर दिया, फिर किसी ने 55% कर दिया, आंध्र प्रदेश ने कभी कुछ और प्रतिशत कर दिया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को सुनने के बाद एक फैसला दिया कि 49.5 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, यानी मोर देन 50% कभी नहीं हो सकता आरक्षण। अब इस नए परिप्रेक्ष्य में जब जातिगत जनगणना सामने आ रही है तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की क्या परिभाषित किया जाएगा और उसकी क्या वैल्यू रहेगी? इंदिरा साहनी वाले मामले में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें यह निर्णय हुआ था और उसमें कहीं यह बात उल्लेखित नहीं है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा या रिप्रेजेंटेशन, वो आरक्षण नहीं है भाई साहब, वो शब्द एक्चुअल में वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व। 50% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं जाएगा। उन्होंने ये रखा है कि 50% तक रखें, परंतु राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उसको तय कर सकती है, वो दायरा वो बढ़ा सकती है जनसंख्या के अनुपात में। यह कहीं नहीं है, इसको गलत बताया जा रहा है कि 50% से ऊपर आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन नहीं जा सकता। ये गलत जानकारी सबको दी जा रही है और उसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। उसमें स्पष्ट तौर पे 50% तक तो देना ही है, परंतु अगर वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ओबीसी की ज़्यादा है, एसटी की ज़्यादा है, एससी की ज़्यादा है, या अब हमारा एक सामान्य वर्ग भी जुड़ जाता है, तो अगर यह जनसंख्या ज़्यादा है तो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को तय करना है और उस हिसाब से वह प्रतिनिधित्व उनको देना है। और मंडल आयोग में 27% की सिफारिश नहीं है, इट इज़ 54%। उसका आधा जो है 27 वह दे दिया गया। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, अभी तो एक राज्य की जनगणना सामने आई है, मध्य प्रदेश अकेले की जातिगत आधार पर 2011 में जातिगत जनगणना हो चुकी है, सरकार ने उसे सार्वजनिक किया नहीं है। अब आप इसके बाद आप लोगों की मूल मांग क्या होगी और मूल लड़ाई का वजह क्या होगा? जो आप संघर्ष कर रहे थे उसके किस तरीके से आप उसके मुद्दे बदलेंगे या उस पर क्या आप लोगों की रणनीति आगे? देखिए, ओबीसी महासभा वर्तमान में पूरे देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक पिछड़ा वर्ग का संगठन है और हम लोग गैर राजनीतिक हैं और पूरा सोशल प्लेटफॉर्म हमारा बहुत बड़ा है। लगभग अभी हम लोगों ने आई सपोर्ट ओबीसी टैग चलाया था, जिसको 14 करोड़ 83 लाख लोगों ने उसको अपने फेसबुक प्रोफाइल पे टैग किया। तो जो बेसिकली वो हमारी जो डिमांड है, डिमांड ये है कि हमको, इसके पूर्व में भी बता चुका हूँ कि हमको अपनी जनसंख्या अनुसार, क्योंकि संविधान की धारा 340 स्पष्ट करती है कि जनगणना होने के बाद यह अधिकार दिए जाने हैं। अब जनगणना सामने आ गई, तो जब जनगणना सामने आ चुकी है तो फिर हमारे ये अधिकार हमको दिए जाने चाहिए, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में, हर सेक्टर में। और इसको हम ग्रास रूट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जैसे क्या है, कई जिलों में, आज जैसे दमोह ज़िले में आप जाइए तो दमोह ज़िले में 67% राउंड अबाउट ओबीसी है, परंतु जब रिजर्वेशन होगा, ठीक है ना, मान लो पंचायतों का रिजर्वेशन हुआ,
तो 50% पंचायतें रिजर्व होंगी दमों की ओबीसी के लिए, परंतु है वो 67%। तो और किसी ज़िले में हो सकता है ओबीसी 25% हो या 30% हो, पता चला वहाँ भी रिजर्वेशन 50% हो गया, ठीक है ना। तो ये अलग एक गलत बात हो जाएगी। तो वो जिला स्तर पे जाना चाहिए पूरे स्टेट्स में। आप 52 ज़िले हैं, 52 ज़िले में कहीं वो मोर देन 50% है, कहीं इट इज़ लेस देन 50% है। तो वो जिला स्तर पे जाके उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कायदे से, और ये पूरे राज्यों को, देश के सभी राज्यों को। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के संबंध में भी बोला है कि वहाँ पर जो भी पार्टी हमारे पिछड़ा वर्ग को संपूर्ण अधिकार देने की बात करती है उसी को वोट दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे राज्यों को अपनी जनगणना सामने लाना चाहिए। ये देश हमारा है, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल नागरिक हैं। आपका भी देश है, सभी वर्गों का देश है जो नागरिक हैं संविधान के अनुसार से। तो उनके संवैधानिक राइट्स जो लिखे हुए हैं दे शुड बी डिलीवर्ड टाइमली। 74 साल हो गए हैं, ना कांग्रेस ने इस पे ध्यान दिया, ना बीजेपी ध्यान दे रही है। अब देखिए, आपने कांग्रेस भाजपा की बात की है, तो हम इसमें एक आपसे राजनीतिक सवाल करते हैं। अब ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ जातिगत, अब हम सब जानते हैं कि वहाँ जात के आधार पर ज़्यादा वोट पड़ता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मध्य प्रदेश में बड़े, मोहन भागवत जी आने वाले हैं, हंसबोले जी यहाँ अभी दौरा करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में प्रवास करने वाले हैं। तो इस सेंसस का जो टाइमिंग है उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इसके राजनीतिक जो इसके एजेंडा है उसके पीछे कोई वो है, या सरकार से भूल चूक से इस तरीके से आंकड़े सार्वजनिक हो गए, या सरकार इसको सार्वजनिक करना ही चाहती थी, या इसके पीछे क्या राजनीतिक हित हो सकते हैं? उस संबंध में आपका क्या मानना है? सरकार चाहती तो 2011 में यह आंकड़े सार्वजनिक कर सकती थी, परंतु 2011 से लेके 2021 तक उन्होंने अगर इसको सार्वजनिक नहीं किया है तो ये भूल चूक नहीं है। सर्वप्रथम तो इस बात को आप समझ लीजिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत ही वो आंकड़े पेश किए गए हैं। इससे पूरी देश की राजनीति प्रभावित होने वाली है इस इशू से। जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशुद्ध रूप से मनुवादी संगठन है, और ये लोग जो हैं, ये संगठन जो है किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के आरक्षण को वो मान्यता नहीं देते हैं। तो इसलिए वो तो इस पक्ष में है ही नहीं कि पिछड़ा वर्ग को या अन्य वर्गों को उनके अधिकार मिले। और हमारी जितनी सरकारी संपत्तियां हैं वे सारी बेची जा रही हैं। कहीं ना कहीं संघ की इसमें मौन सहमति है। भाजपा की सरकार है, आप पूरे सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट आप कर देंगे। प्राइवेट करने के बाद उसमें यह आरक्षण की व्यवस्था कहाँ लागू होगी? तो ये जो एसटी, एससी, ओबीसी का वर्ग है ये अपने आप उससे बाहर हो जाएगा। तो ये एक सोची समझी रणनीति है, और ये टाइमली किया गया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचा पाएँ। इसके पूर्व उन्होंने क्यों नहीं किया? जब अब पूरा लोड जब पड़ गया आपके ऊपर, तब जाके आपने इसको सामने लेके आए। विगत 4 वर्षों से हमारा पूरा आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। अब जाके जब पूरे में अवेयरनेस जो हो गई है, उस अवेयरनेस के ही परिणाम है। और जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सीन बना हुआ है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री रहेगा या सवर्ण वर्ग का रहेगा, तो वो सवर्ण वर्ग को मुख्यमंत्री बनने की सारी संभावनाओं को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये बताइए, तो फिर क्या लोकसभा में भी इसी आधार पर आरक्षण होना चाहिए? क्या लोकसभा की सीटों में भी आरक्षण होना, विधानसभा में इसी तरीके से आरक्षण होना? आपने एक नई बात और कही है कि निजी क्षेत्रों में भी इससे हमको वंचित किया जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो? देखिए, जो निजी क्षेत्र हैं बेसिकली आजकल भारत का कुछ भी है वो है तो संविधान के अंतर्गत, तो निजी क्षेत्र भी संविधान के अंतर्गत है। अगर निजी क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो निजी क्षेत्र में भी हमारों को संविधान अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सीधी बात है ये थे हमारे साथ वैभव सिंह। इनके विचारों को आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और द त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार। सिर्फ सच।